दोस्तों आपका 17 जनवरी को कक्षा 12वीं हिंदी का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर एक बार क्या सुपर फास्ट रिवीजन करा दीजिएगा हिंदी सब्जेक्ट का, ताकि हिंदी के पेपर में 80 में 80 स्कोर हो जाए। हिंदी में है ओके, एक ही वीडियो में मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर बता दूंगा और उसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें दोस्तों मैं आपके ऑब्जेक्ट कवर करा दूंगा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट भी आपके पूरे एकदम तैयार कर लिए हैं, एकदम सिलेक्टेड जो आपके रहने वाले हैं। ओके, तो अब सबसे पहले इस वीडियो में मैं पूरे क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। ओके, अब आपको पता है हिंदी में बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, हिंदी में बहुत सारे टॉपिक देखिए मैंने एक बार सॉर्ट आउट कर दिया है। काव्यखंड, गद्यखंड, वितानोक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, काव्य बोध, भाषा बोध, गद्य की व्याख्या, ओके, पद्य की व्याख्या, कवि परिचय, लेखक परिचय, पत्र लेखन, निबंध लेखन, मतलब इतना सारा आपका रहता है टॉपिक। ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में सब शॉर्ट में आपको होगे। सो अभी बोर्ड एग्जाम आपके हैं, 1 महीने हैं, तो एक एक टॉपिक को डिटेल से मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। पूरी सीरीज अपनी चलेगी हिंदी की, ओके, जिसमें आप आराम से 80 में 80 स्कोर कर लेंगे। लेकिन अभी आपका क्या है, प्री बोर्ड एग्जाम में 1 ही दिन बचा हुआ है आपका, तो इसी में आपको अगर पूरी तैयारी करना है तो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। हर टॉपिक का मैं आपको क्या सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बता दूंगा, जिन्हें आपको एकदम तैयार करके रखना है। और ऐसा नहीं कि आप प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ओके, तो बोर्ड एग्जाम में कुछ अलग क्वेश्चन रहेगा, बस यही आपके बोर्ड एग्जाम में भी रहने वाले हैं, बस कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो हम क्या बाद में देख ही लेंगे। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, मान के चलना आप क्या पूरे बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो परीक्षा में सफलता उस विद्यार्थी को मिलती है जो मेहनत के पेड़ को क्या ध्यान से पानी देता है। मतलब उसी विद्यार्थी के क्या है 80 में 80 स्कोर होंगे जो क्या है लगातार क्या है मेहनत करेगा बिना रुके। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको काव्यखंड के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, आगे बोर्ड एग्जाम में आपको डिटेल से अच्छे से समझा दूंगा। ओके, और एक टॉपिक को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, और आपको टाइप कंटेंट भी मिलेगा। ओके, जल्दी ये भी आपका टाइप हो जाएगा। अभी आप समझ लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। शीतल बाड़ी में आग होने से क्या अभिप्राय, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सॉल्यूशन आपका दिया है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थोड़ा सॉर्ट आउट भी आप कर सकते हैं, तो समझ के रखना है। जैसे बच्चे किस बात से नीड़ों से झांक रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिंपल है, बच्चे क्या है नीड़ों से क्यों झांक रहे हैं, तो उन्हें उनके लगता है कि उनके जो माता पिता है क्या है जल्दी अब क्या सूर्यास्त हो गया है, तो उनके माता पिता आएंगे, उन्हें भोजन देंगे। ओके, इसलिए क्या है अपने बच्चे अपनी माता पिता की को क्या है प्रतीक्षा में क्या है नीड़ों से झांक रहे हैं। इस प्रकार से है, थका पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हिंदी हो गए, थका हुआ पंथी किस कारण से जल्दी जल्दी चलता है, तो उसे लगता है कि मेरी मंजिल को पास आ गई है और अब कहीं रात ना हो जाए, इसलिए थका हुआ पंथी भी क्या है अब क्या है मंजिल को प्राप्त करने के लिए जल्दी जल्दी चलता है। बच्चे पतंग उड़ाते हुए किस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो बच्चे पतंग उड़ाते हुए छतों के खतरनाक किनारे होते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। बच्चे पहले से भी अधिक निडर कब हो जाते हैं, तो बच्चे से पहले से अधिक निडर तब हो जाते हैं जब भी क्या छतों में खतरनाक किनारों से भी क्या गिर जाते हैं और फिर बच जाते हैं। उड़ने और खिलने में कविता से क्या संबंध है, इंपॉर्टेंट है। तो ये चिड़िया उड़ती है और फूल क्या खिलता है, इसी प्रकार कविता क्या कल्पना की उड़ान भरती है, जबकि ये फूल के जो खिलते हैं अर्थात विकसित होते हैं। इसी प्रकार का दोनों में क्या गहरा संबंध है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है, तो ये आपका दिया हुआ है। भाषा को सहूलियत बरतने से क्या है कि स्वयं को उत्कृष्ट अच्छा दिखाने के चक्कर में आपको क्या है बनावटी, मुहावरेदार, कठिन शब्दावली का प्रयोग करके महिमा पंडित तरीके से वाचन करते हैं। ओके, जिससे क्या जन साधन के अनुरूप सरल सहज व्यवहारिक शब्दावलियों का प्रयोग क्या है नहीं कर पाते हैं, जो क्या समझने योग्य नहीं हो पाती। तो इसलिए जब भी हम बातें लिखें क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन भी लिखना है तो आपको क्या है भाषा सरल लिखनी है, एकदम सिंपल भाषा में आपको यूज करना है। आगे नेक्स्ट ऊषा का जादू क्या है और यह क्यों टूट रहा है, इसे आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले संग से क्यों की है, और बादलों को न बरसने के कारण किसान की स्थिति किस प्रकार हो गई है। इसके बाद कवि ने बादलों को विलुप्त के बादल क्यों कहा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पढ़ लीजिएगा। अगर सबको एक बार पढ़ लेते हैं तो भी आप क्या आराम से पेपर में लिख पाएंगे। हनुमान ने भरत के किन गुणों की प्रशंसा की है, तो हनुमान ने भरत के बाहुबल, सुशील स्वभाव और प्रभु राम के चरणों में अपार भक्ति की प्रशंसा की है। आगे शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। अब ये देखिए थोड़ा ज्यादा है तो ये मैंने समझने की दृष्टि से, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, फिर अपनी लैंग्वेज 2 से 3 लाइन में आराम से लिख सकते हैं। ओके, छोटा चौकोना खेत को कागज का पन्ना कहने से क्या अर्थ है। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर आपका एक बार पढ़ लीजिएगा और अच्छे से आपको समझ लेना है। इसके बाद ये भी आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरा छोटा खेत कविता के संदर्भ में अधर और बीज क्या है, ये आपको तैयार कर लेना है। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। अब मैं दोस्तों आपको पद्य साहित्य का इतिहास से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको कौन सा तैयार करना है, तो ये है आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छायावाद की विशेषताएं। क्वेश्चन आता है पेपर में, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए, या फिर आ सकता है 2 कवि उनकी रचना लिखिए। पहले आपको हेडिंग याद रखनी है, व्यक्तिवाद की प्रधानता। ओके, अंदर से डिटेल नहीं आ रहा है तो आप हेडिंग बस भी लिख के काम चला सकते हैं, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा तो सिंपल है। तो पहला क्या व्यक्तिवाद की प्रधानता, व्यक्तिवाद की प्रधानता यानी जो छायावादी कविता होते हैं वो क्या होते हैं व्यक्तिवादी होते हैं, यानी वे अपने निजी जो अनुभव होते हैं, सुख दुख होते हैं, वो क्या है कविता में बताते हैं।
दूसरा आपको प्रकृति प्रेम, जो छायावादी कवि होते हैं प्रकृति प्रेम होते हैं और वे क्या है प्रकृति का मानवीकरण करते हैं, ये प्रकृति में क्या जान डालने का काम करते हैं। प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया है। छायावादी कवियों ने नारी सौंदर्य तथा प्रेम का चित्रण बड़ी रुचि और श्रद्धा के साथ किया है। 3 विशेषता बताइए, कोई भी 2 आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और मैंने आपका हेडिंग भी लिख देंगे प्रकृति प्रेम, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, ओके, व्यक्तिवाद की प्रधानता, तो भी आपका नंबर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका छायावाद के प्रमुख कवि कौन सी रचना है? जयशंकर प्रसाद, कमायनी झरना, सुमित्रा नंदन पंत, बीड़ा पल्ला गूंजन, महादेवी वर्मा, निर्जन निहार रसिम। महादेवी वर्मा को तो भी आपको याद भी होंगी क्योंकि हमारे लेखक परिचय में भी है। इसके बाद एक बार प्रतिवाद की 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 3 से 4 बच पड़ रहे हैं आपको 2 नंबर पक्के करने के लिए। फिर प्रतिवाद की विशेषताएं, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा, यथार्थ का चित्रण। हो सके तो एक लाइन अंदर है तो आपको जिस पर से मैंने लिखा इसी बार से आपको लिखना है पेपर में, नहीं हो रहा तो आप हेडिंग तो याद करके रखिएगा, यथार्थ का चित्रण। 2 पॉइंट आपको याद करके रखना है। आगे है रूढ़िवाद का विरोधी, है आपकी प्रतिवाद की विशेषता, कंप्लीट हो जाता है। प्रयोगवाद की एक बार पढ़ लीजिएगा, ये प्रयोगवाद दी है। प्रतिवाद, प्रयोगवाद और छायावादी, इतना आप पढ़ के रखिएगा, 2 नंबर 200 आपके फिक्स हो जाएंगे। और ऐसा नहीं बोर्ड एग्जाम में भी आपका लगभग यही रहने वाला है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में और ज्यादा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ओके, क्योंकि जिससे हम क्या परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। प्री बोर्ड के लिए मैं आपको सॉर्ट आउट करता हूं जो आपके एकदम सिलेक्टेड है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ओके, इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह अपने नाम को क्यों छुपाती थी। सिंपल है, मैं आपको इसे समझा देता हूं। ओके, देखिए माइंड में आपको थोड़ा सा कहानी से रखना है, अपनी भाषा में लिख सकते हैं, मैं बता चुका हूं। ओके, रटने में एक लाइन पढ़ेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, और हिंदी है अपनी भाषा में नहीं लिख पाएंगे तो क्या है, और फिर अदर सब्जेक्ट में कैसे लिखेंगे। ओके, तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। ओके, वह अपना नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? तो लक्ष्मी का मतलब क्या होता है कि धन की देवी होती है। ओके, और लक्ष्मी के पास क्या, लक्ष्मी बिल्कुल गरीब थी। ओके, मतलब भक्तिन बहुत ज्यादा गरीब थी, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं था। ओके, इसलिए जब लोगों को अपना नाम बताती लोग उसका मजाक उड़ाते, इस डर के चक्कर में क्या लोगों से अपना नाम छुपाती थी। बस वही दिया हुआ, पढ़ लीजिए एक बार लैंग्वेज। नेक्स्ट, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी? तो जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया था आपका। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा जो है लेखिका, वो देहाती कैसे हो गई? सिंपल है, किस बार से देहाती बना दिया? ये भक्तिन है, भक्तिन गांव की रहने वाली थी, तो भक्तिन गांव के जो व्यंजक होते हैं उन्हें बनाती थी, जैसे मकई का रात का बना हुआ दलिया, सवेरे मट्ठे में सेखाना, बाजरे के तिल के लगाए पुए, इनके थोड़ा नाम आप देख लीजिएगा। ओके, ज्वार के भुने गए भुट्टे के, हरे दानों की खिचड़ी, सफेद महुए की लपसी, ये 4-5 नाम है जो गांव के खाए जाने वाले व्यंजक हैं। तो ये सब क्या है, भक्तिन बनाती थी। अब लेखिका क्या है, शहर में रहती थी, लेकिन फिर भी जब भक्तिन बनाती थी उन्हें क्या मजबूरन खाना पड़ जाता था। इस प्रकार से मजबूरन उन्हें खाना पड़ जाता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भक्तिन के आ जाने से क्या है, जो महादेवी वर्मा जी है वो भी क्या देहाती हो गई। ओके, देहाती खाने से देहाती होगी, इस टाइप से। तो ये बस आपको याद क्या करना है, समझा तो दिया ही है, ये आपको 2-3 क्या नाम याद करके रखना, क्योंकि नाम लिखना जरूरी है। कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके आगे का सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, पढ़ते जाइएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, बाकी मैं आपको एक बार अच्छे से समझा दूंगा, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। बोर्ड एग्जाम के लिए हम प्रॉपर तैयारी करेंगे अच्छे से। अभी आप एकदम तैयार, फर्स्ट ही पढ़ लीजिए। ओके, और समझते जाइएगा। पर्चिंग पावर से लेखक का क्या है, इंपॉर्टेंट है। पर्चिंग पावर का अर्थ होता है आर्थिक संबलता। इसके आधार पर रहन सहन क्या, खान पान, लेन देन आदि में उच्च जीवन स्तर के जीने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी लोग इसका क्या सदुपयोग भी की अपेक्षा क्या दुरुपयोग भी करने लगते हैं। ओके, वे आपसी होड़ और बाजार के चकाचौंध में इस प्रकार फंस जाते हैं कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सामान खरीदने की बजाय जो अनावश्यक वस्तुएं होती हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है उनको भी खरीदने लगते हैं। किसके कारण? पर्चिंग पावर के कारण। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है। आगे, पानी दे गुड़ धानी दे से लेखक का क्या कहना चाहता है? तो ये आपका दिया हुआ है। अगर इसे आप पहले से आपने पढ़ा होगा, ओके, उसको तो आपको क्या काली मेघा पानी दे वाले से ये चैप्टर से आपके क्वेश्चन है। अगर आपने उसको जानते कहानी पर पढ़ी होगी तो ये आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लॉन्ग इसलिए मैंने लिखा कि ताकि आप पढ़ें तो आपको तुरंत समझ में आ जाए। नेक्स्ट है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आपको तैयार करके रखना है कि ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। तो ये आपका दिए देते मतलब जो निर्जीव हो जाते, जो ओके जिनमें जान नहीं होती तो उनमें भी क्या जान आ जाती, जो एकदम बीमार होते तो उनमें भी क्या है एकदम जोश आ जाता था। तो ये होता था ढोलक की आवाज का पूरे गांव में असर मैन। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। और गांव में क्या है, ये सजीवनी बूटी के लिए सजीवनी की भांति ये काम करता था, किसी पहलवान की ढोलक। ओके, नेक्स्ट, शेर के बच्चे का असली नाम क्या था? उसके गुरु का क्या नाम था? याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में हमेशा पूछा जाता था। शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था, उसके गुरु का नाम बादल सिंह था। याद रखना है, ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है। ओके, फिर यहाँ से आपको याद करना है, सिसर के फूल की क्या विशेषता, इस बार से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सिसर का जो वृक्ष होता है वो छायादार होता है, और सिसर की जो डालियां होती कोमल कमजोर होती हैं, और इसके फूल क्या होते हैं बहुत ज्यादा कोमल होते हैं।
अब ये आपका शिशिर के जो अलग चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे हजारी प्रसाद दुबे जो लेखक हैं, ये वाला जो आपका चैप्टर इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, शिशिर को कालजयी अवधूत क्यों कहा जाता है। अवधूत होता है सन्यासी, ओके, तो सन्यासी की भांति क्यों कहा जाता है, तो इसका मेन रीजन है कि जो शिशिर का फूल है इतनी ज्यादा गर्मी में भी क्या है, खिला रहता है, पुष्पित होता है, ओके, उसे गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से सन्यासी होता है, तो सन्यासी व्यक्ति को, जो साधु संत होते हैं, उन्हें बाहरी चकाचौंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ओके ओके। इसी प्रकार से जो शिशिर का फूल भी इतनी गर्मी में भी आराम से जी लेता है, पुष्पित होता है, इसलिए क्या है, लेखक ने क्या है, शिशिर को क्या है, कालजयी अवधूत कहा है, ओके। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन लिखना है आपको। और शिशिर के फूल को बहुत कोमल क्यों माना जाता है, एक बार पेपर लेना है। और डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज की कल्पना क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये आपको तैयार करना है, डॉक्टर अंबेडकर वाला जो लास्ट वाला चैप्टर है आपका, तो इसलिए यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। कंप्लीट हो जाता है। और इन क्वेश्चन को भी देख लीजिए, मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आपका आ चुका है। लेखक के मत में दास्तक से क्या व्यापक परिभाषा दिखी, मतलब लेखक के अनुसार, यानी अंबेडकर जी के अनुसार दास्तक का असली मतलब क्या है, तो ये भी पूछा जा रहा है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब गद्य साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न, ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है। अब जो कंटेंट इतनी आसानी से आप क्या है कुछ मिनटों में देख लेंगे वीडियो में, ओके, इसमें कई सारी पीछे बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, आप समझ सकते हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ओके। बाकी हम क्या बोर्ड एग्जाम के लिए प्रॉपर आप किसी स्टार्ट करेंगे, ओके, तो क्या है सपोर्ट जरूर करिएगा। देख लेते हैं आप गद्य साहित्य का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 4 क्वेश्चन अभी पढ़ लीजिए, 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे, और यही बोर्ड एग्जाम में भी रहने वाला, ओके। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर ये आपका दिया हुआ है। संस्मरण में क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। संस्मरण में लेखक जो लिखता है वो क्या अपनी पीछे जो याद है उसकी है, ओके, उनको याद करके लिखता है, जो लेखक के साथ मान लीजिए 4 साल पहले जो कुछ घटा उसको याद कर रहा फिर लिख रहा, तो संस्मरण। लेखा चित्र में क्या होता है कि लेखक क्या है किसी चीज को अच्छे से ढंग से प्रस्तुत करता है, और क्या वो वास्तविक वाला होता है, तत्काल वाला होता है। जो संस्मरण होता है वो हमेशा वास्तविक होता है, रेखा चित्र क्या वास्तविक और काल्पनिक हो सकता है। संस्मरण की शैली वर्णनात्मक विवरणात्मक होती है, रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक होती है, रेखा चित्र से चित्रात्मक है। फिर कहानी उपन्यास में अंतर बिल्कुल सिंपल है, ओके, बच्चों वाली लैंग्वेज मैंने इसमें यूज किया है। आपने देखा बहुत सारे कठिन आपको दिए रहेंगे, लेकिन मैंने बिल्कुल एकदम आसान वाले आपको लिए हैं। देखिए कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है, जैसे रामचरितमानस कितना बड़ा है उपन्यास, ओके, जिसमें क्या है राम जी के पूरे जीवन के बारे में दिया हुआ है, तो वो उपन्यास बड़ा हो जाता है। जबकि कहानी में जीवन की किसी छोटी सी घटना के बारे में बताता है, तो कहानी छोटी होती है। जब कहानी छोटी है तो केवल इसमें एक घटना का वर्णन होगा, उपन्यास बड़ा होगा तो इसमें बहुत सारी घटनाएं होंगी। कहानी में क्या है पात्रों की संख्या कम होती है, क्योंकि कहानी छोटी है तो कम पात्र होंगे, उपन्यास बड़ा होता है तो पात्रों की संख्या अधिक होती है, तो बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। ओके, परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, गोदान क्या है प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। एग्जाम्पल जरूर आपको सबका याद करके रखना है, क्योंकि अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि उदाहरण से समझाइए। नाटक एकांकी में अंतर, नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है, एकांकी 1 अंक, एकांकी 1 अंक, ओके, और जब एकांकी में 1 अंक तो नाटक में कई अंक। अब नाटक क्या होता है बड़ा होता है, एकांकी थोड़ा छोटा होता है, तो इसलिए जब ये नाटक बड़ा है तो उसमें पात्रों की संख्या अधिक होगी, एकांकी छोटा है तो उसमें पात्रों की संख्या कम होगी। नाटक दृश्य काव्य का क्या है बृहद रूप होता है, क्योंकि बड़ा रूप है, और जबकि एकांकी दृश्य काव्य का एक लघु रूप होता है। जीवनी आत्मकथा में अंतर, जीवनी में क्या होता है कि जो लेखक लिखता है किसी महापुरुष पर लिख जाए, जबकि आत्मकथा में लिखा आत्मकथा अपनी कथा यानी अपने स्वयं के बारे में बताता है, लेखक अपने क्या स्वयं के बारे में बताता है। अब जीवनी क्या सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। क्यों? अब देखिए लेखक अपने बारे में बता रहा है तो कोई अपनी बुराई थोड़ी करेगा, अपनी अच्छाई लिखेगा, ओके, तो जबरदस्ती बात ही बना सकता है, तो काल्पनिक भी हो सकता है, ओके। जबकि जीवनी हमेशा क्या सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। जीवनी हमेशा प्रेरणादायक होती है, मतलब हमें क्या है कुछ मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि महापुरुष के ऊपर लिखी जा रही है, कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति है जिसने कुछ बड़ा काम किया उसके ऊपर लिखी जाएगी जीवनी, तो हमें क्या है मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणादायक रहेगी। लेकिन आत्मकथा में प्रेरणा प्राप्त तो ये आवश्यक नहीं है, ओके। इस टाइप से कलम का सिपाही अमृत राय की जीवनी है, और मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा। तो एक उदाहरण जरूर आपको याद करके रखना है, पूछ लिया जाता है। सिंपल आपका कंप्लीट है, तो ये 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अब दोस्तों हम वेदांत से देख लेते कुछ क्वेश्चन जो आपको पढ़ना चाहिए, ओके। यशोधर बाबू की विशेषताएं तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आपको मैंने हेडिंग याद की परंपरावादी थे, ओके, वो पुरानी परंपराओं को जो पुरानी रीति रिवाज है उन पर ज्यादा विश्वास करते थे, ओके। और पश्चात संस्कृति विरोधी थे, पश्चात संस्कृति के होते हैं जो पहनावा होता है पश्चात संस्कृति का, ओके, जो ओके वो उसमें विरोधी थे, जो अपने हमारी समाज जो प्राचीन संस्कृति है उसको विश्वास करते थे। पश्चात संस्कृति अंग्रेजों का जो सभ्यता होता है जैसे केक काटना, ओके, तो ये क्या है ये एक अंग्रेजी सभ्यता किसे मानते थे, ओके, इस प्रकार से। तो एग्जाम्पल के साथ यहाँ बातें बताई जा रही हैं, तो पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको 2 माइंड में रखना है कि परंपरावादी थे और पश्चात संस्कृति के विरोधी थी, यशोधर बाबू की चरित्र की विशेषताएं, ओके। लिखना कैसे तो वो आपको दिया हुआ, ओके। नेक्स्ट आपको ये भी तैयार कर लेना है। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल होते हैं, ऐसा क्यों? तो ये आपका दिया हुआ है, तो अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है।
इसके आगे आपका ये दिया होगा। अब थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये समझाने की दृष्टि से पूरा इसमें चीजें बताई जा रही हैं। ओके, 2 नंबर में लेकिन क्वेश्चन आपका आता है तो इतना नहीं लिखना है, लेकिन आपको सॉर्ट आउट कर देना है। मैं आपको आगे बता भी दूंगा कैसे आपको क्या लिखना है। ओके, अभी तो आपको पढ़ के समझना है और अपनी लैंग्वेज में आप बता सकते हैं। फिर जूझ कहानी में आनंद के स्वभाव की विशेषताएं, जो जूझ कहानी है इसमें जो आनंद है हमारा, उसकी आपको क्या है विशेषताएं बतानी। तो पहले तो पढ़ने का इच्छुक था। ओके, पढ़ने का इच्छुक था, साथ ही बहुत ज्यादा परिश्रमी था और एक रचनाकार था, क्योंकि रचना भी क्या करता था, एक रचनाकार था। तो ये इसकी मेन आपकी विशेषताएं हैं। इसके बाद स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, तो ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो लेखक के मन में कैसे आया कि अब मैं भी कविता लिख सकता हूँ। तो सिंपल है, जब लेखक ने देखा अपने टीचर को, जो मराठी भाषा के अध्यापक सौलीकर के, वो भी अच्छे कविता बताते थे, जब देखा कि हमारे टीचर भी अच्छी कविता बताते हैं और जो कोई भी लेखक होगा, राइटर होगा, वो भी तो एक आदमी है, हाड़ मास का पुतला है एक बार से। ओके, तो हम भी जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस बार से उनका मन में भाव आ गया। ओके, किसी आनंद के। ओके, इसलिए उसने भी क्या है, लेखक भी अब लगा कि मैं भी कविता रच सकता हूँ इस टाइप से। इसके बाद कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की क्या धारणा में क्या बदलाव आया, तो ये आपको पढ़ लेना है। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। यानी सिंधु सभ्यता को हम कह सकते हैं कि जो जीवन जीने के लिए जो साधन चाहिए वो सब मिले हैं, लेकिन इसमें क्या भव्यता नहीं थी, तो इसका आडंबर नहीं थी। किस प्रकार से आपको बताता है, सिंपल है। हम कह सकते हैं जब सिंधु सभ्यता की जो हमें चीजें मिली, सिंधु सभ्यता की खुदाई में जो हमें चीजें मिली, वो सब में क्या साधन संपन्न वाली चीजें थी। ओके, जैसे जो मूलभूत आवश्यकताएं होती, जैसे बर्तन हो गया, मोहरे हो गए, आभूषण हो गया, कुछ औजार हो गए, खेती करने के लिए औजार हो गए। ओके, तो ये सब जो चीजें मिली, ये जीवन यापन करने के लिए आवश्यक होती हैं। लेकिन कुछ इसमें ऐसी विलासता वाली चीजें नहीं मिली, जो हम कह सकते हैं रईसी वाली। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता संपन्न थी, लेकिन इसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। लैंग्वेज ये आपका दिया हुआ पूरा किस प्रकार से आपको लिखना है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। इसके बाद मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रभावी सभ्यता क्यों कहा जाता है, एक बार ये पढ़ लीजिएगा। ओके, मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। ओके, अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट के स्टूडेंट है तो आपसे तो बन ही जाएगा, क्योंकि पहली चैप्टर हड़प्पा सभ्यता वाला है, लिख सकते हैं आप, वही आपको बता देना। ओके, मोहनजोदड़ो की क्या क्या विशेषताएं होती है, सिंपल एक बार पढ़ लीजिएगा, बन जाएगा। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम वाले सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, तो इसमें सबसे सिंपल आपका अगर क्वेश्चन आता है व्यक्ति माध्यम से, जनसंचार की विशेषताएं पूछ ली जाती है। जनसंचार की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो वो आपका दिया हुआ है। जनसंचार के दोष क्या है। ओके, जनसंचार का जो माध्यम है इसके दोष क्या होते हैं, तो इसमें क्या मनुष्य के साथ व्यक्ति का संपर्क कम हो जाता है। अब लोग क्या है, जब फोन से बात कर लेते हैं, पहले क्या फोन से बात नहीं हो पाती तो लोग को आपस में मिलना पड़ता था, मिल जो होता था, लेकिन अब फोन से बात होती है तो व्यक्ति का संपर्क कम हो जाता है। साथ इंटरनेट व टेलीविजन से मनुष्य का क्या है, समय अधिक व्यतीत होता है। अब समय क्या है, काफी अदर चीजें हो गई हैं, जैसे समय बर्बाद कर देते हैं, तो अपने मेन काम में फोकस नहीं कर पाते। इस प्रकार से दोष भी लिख सकते हैं। जनसंचार के प्रमुख प्रकार बिल्कुल सिंपल है, जो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब आपके क्या है, जनसंचार माध्यम के प्रकार है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। ये यहाँ बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिन्हें एक बार पढ़ लेते हैं तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि आप चीजें वो जानते हैं, बस आपको देखना है कि किस टाइप से लिखना है। ओके, प्रिंट माध्यम क्या होता है, तो नाम ही है प्रिंट माध्यम, यानी छपे हुए वाला जो सिस्टम होता है। ओके, जिसमें कौन कौन से आते हैं, आपका मैगजीन हो गया, दैनिक अखबार हो जाते हैं, ये सभी क्या है, प्रिंट माध्यम के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। प्रिंट माध्यम की विशेषता इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो ये आपका, क्योंकि ये क्या होता है, विशेषता में लिख देना है कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है या शक्ति है कि ये छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। जो अच्छा छपे हुए होते हैं, जो प्रिंट माध्यम होते हैं, तो वो लंबे समय तक हम क्या रख सकते हैं, ये उसका सबसे बड़ा इसकी विशेषता होती है। साथ ही इन्हें पढ़ते हुए हम क्या सोच भी सकते हैं आराम से। अखबार आपके सामने आया तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से सोच सकते हैं। ओके, इसके बाद बताया जा रहा है डेडलाइन कैसे कहते हैं। डेडलाइन, तो डेडलाइन का अर्थ ही होता है किसी रिपोर्ट को या कार्य को करने की अंतिम समय सीमा होती है, वो आपकी डेडलाइन कहलाती है। टेलीविजन खबरों के विभिन्न चरण को लिखिए, तो ये आपका खबर के क्रम से चरण दिए हैं, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। उल्टा पिरामिड शैली क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, और फिर इसका ब्रेकिंग न्यूज क्या है, ये सब शब्द आपने सुने होंगे। ब्रेकिंग न्यूज यानी ताजा एकदम खबर, तो क्या है, न्यूज आपको ताजा समाचार जो अभी घटना हुई है उसे ताजा समाचार बनाकर फ्लैश किया जाता है, उसे हम क्या ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। ओके, इसका लाइव के बारे में देखिए, लाइव टेलीविजन प्रसारित समय में प्रसारित होने वाला एक टेलीविजन प्रोडक्शन है, जैसा कि वास्तविकता में हो रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको समाचार लेखन के 6 प्रकार देख लेना है। फीचर किसे कहते हैं, ये आपको देख लेना है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। इंटरनेट पत्रकारिता यानी पत्रकारिता तो करना, लेकिन इंटरनेट में, यानी जो आपने वेबसाइट ब्लॉगिंग वगैरह आप जानते हैं। ओके, जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो आपको कंटेंट मिल जाता है, तो कोई ना किसी ने तो कंटेंट लिखा होगा, तो क्या है, जो क्या कर रहा है वो व्यक्ति क्या कर रहा है, इंटरनेट पत्रकारिता कर रहा है। ओके, या न्यूज भी आपको इंटरनेट में मिल जाती है, तो इंटरनेट वो पत्रकारिता कहलाती है। ओके, तो ऑनलाइन लेखन प्रक्रिया आपका क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता में आपका रहता है। बस समझ किस प्रकार से रखिएगा, अपनी लैंग्वेज में आप 2 से 3 लाइन में लिखना पड़ता है, ज्यादा नहीं बताना पड़ता है। ओके, पत्रकारी लेखन क्या है ये आपको पढ़ लीजिएगा, और पत्रकारी लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए।
विशेष लेखन क्या है, एक बार आपको तैयार कर लेना, बिल्कुल सिंपल होता है। विशेष लेखन क्या है, खबरों के लिए समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि समाचार पत्र के अलावा खेल का एक पेज होता है, एक सिनेमा का पेज होता है, मनोरंजन का पेज होता है, एक चुटकुला वाला पेज देखा होगा। तो ये सब जो अलग अलग पेज होते हैं इसे विशेष लेखन हम कहा जाता है। ओके, सिंपल है। अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर दिए बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं पूरे आपको क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करा दूंगा। अभी सिलेक्टेड थे तो मैंने आपको समझा दिए हैं। ओके, अब मैं दोस्तों आपको ग्रामर वाले व्याकरण वाले जो क्वेश्चन आपके आते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं, यानी भाषा बोध का काव्य बोध, इनको मैं आपको क्वेश्चन जो रही सिलेक्टेड उनकी बात बता रहा हूँ। ओके, तो राजभाषा राष्ट्रभाषा के बारे में पढ़ लीजिए, मतलब विशेषता तैयार कर लीजिएगा। ओके, और वैसे ही आप मेन अंतर याद कर लीजिएगा, अंतर अक्सर पूछा जाता है। अंतर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो विशेषता अपने आप हो जाएंगे। कैसे, राजभाषा की विशेषता है तो ये इस साइड का लिख दीजिएगा, राष्ट्रभाषा की विशेषता है तो इस साइड का, राजभाषा की विशेषता इस साइड का लिख दीजिएगा। ओके, और अंतर आए तो फिर इस बार से आपको लिखना है, तो अंतर तैयार कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा इतने में। ओके, आगे देख लेते, आगे बढ़ने से मैं बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं। ओके, बोर्ड एग्जाम में कम समय है, लेकिन फिर भी इतना कम समय है, फिर भी मैं आपको 80 में 80 क्या है स्कोर कर सकते हैं हिंदी के पेपर। हिंदी के पेपर में तो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि एकदम पूरा कंटेंट साफ रहता है और अच्छा कंटेंट आपको मिल जाता है। थोड़ा बहुत आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो आपके आराम से 80 में 80 स्कोर कर जाएंगे। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 89 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और पूरा आपको क्या कंटेंट मिल जाएगा। A to Z हिंदी का जितना एमपी बोर्ड का सिलेबस है पूरा आपको कंटेंट सिलेक्टेड मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स को ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। ओके, इसके बाद हम शब्द शक्ति और शब्द गुण से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ओके, तो तीनों को आपको इनकी परिभाषा पढ़ लेने एक बार, उनके उदाहरण तो कितना सिंपल दिया हुआ है, बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है, तो तीनों के बार पढ़ के रखना है। कोई भी आपसे पूछा जाता है 2 नंबर में, ऐसा नहीं कि तीनों आएगा, एक आएगा। लक्षणा शब्द शक्ति परिभाषा उदाहरण लिखिए। ओके, व्यंजना शब्द शक्ति परिभाषा उदाहरण लिखिए, अभिधा शब्द शक्ति परिभाषा उदाहरण लिखिए, इस बार से क्वेश्चन आता है। शब्द गुण की बात करें तो शब्द गुण भी 3 होते हैं, माधुर, ओज, प्रसाद। ओके, तो इसमें भी आ जाता है माधुर गुण की परिभाषा उदाहरण लिखिए, ओज गुण की परिभाषा उदाहरण लिखिए, बिल्कुल सिंपल। देखिए एक लाइन में दिया हुआ, एक लाइन में बताया, प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण लिखिए। ओके, बिल्कुल सिंपल। बाकी आपको मैं पूरी ग्रामर एमपी बोर्ड की कवर करा चुका हूँ, 1-2 टॉपिक होंगे तो और जल्दी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको क्या है, 12th हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लीज भेजिएगा। एमपी बोर्ड की जितने भी हिंदी ग्रामर के टॉपिक मैंने सब बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज समझा दिया है। ओके, तो अभी आपके कुछ टॉपिक नहीं बनते, जाकर एक बार जरूर पूरा देख लीजिएगा वीडियो, आपको सब समझ में आने लगेगा, बनने लगेगा। इस बार से हम आपका शब्द वाला टॉपिक है, तो शब्द वाले में आपके केवल 3 शब्द हैं सिलेबस में, क्षेत्रीय शब्द, निपात शब्द, तकनीकी शब्द। इन तीनों शब्द को परिभाषा तैयार कर लीजिएगा, उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्ट बनते ही हैं, जब टॉपिक पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्ट वाले तो अपने आप बनने ही लगेंगे, साथ ही आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो भी आपसे बनने लगेगा। निपात शब्द अक्सर पूछा जाता है, निपात शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण लिखिए, इस बार का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। और मैं पूरा ही आपको पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक समझना चाहते हैं, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाकर पूरा टॉपिक आप समझ सकते हैं। इसके बाद रस वाला टॉपिक तो आपको पता ही है, 2 नंबर का है, रस वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगर देखिए 10 रस हैं आपके, ओके, इंपॉर्टेंट पूछे तो बी रस आता है, आपका करुणा रस रहता है और आपका हास्य रस पूछा जाता है अक्सर, तो उन्हें तैयार करके रखना है। बी रस है और एक परिभाषा याद कर लीजिए तो सबके लिए आपकी परिभाषा हो जाती है। साहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुवाह संचारी भाव संयोग होता है, वहां हुई रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ जहाँ अंडरलाइन किया है बस यहाँ आपको चेंज कर देना, बी रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और हास्य रस का देखिए परिभाषा से सेम वही लिखा हुआ है और बस हास्य रस का स्थायी भाव हास। तो यहाँ बस आपको जिसका भी रस का पूछा जाए उसका स्थायी भाव लिख दीजिएगा, आपकी परिभाषा तैयार हो जाएगी। और परिभाषा केवल एक याद कर लीजिए, सबके लिए हो जाएगी, क्योंकि देख सकते हैं सबकी एक ही परिभाषा सेम है, बस यहाँ बस चेंज किया जा रहा है उस रस के अकॉर्डिंग। और सबका लेकिन उदाहरण आपको जरूर तैयार करना पड़ेगा, बी रस का और हास्य रस का, करुणा रस का तो जरूर आप पढ़ के रखिएगा, क्योंकि अक्सर यही तीनों में से पूछे जाते हैं। ओके, तो जैसे वीरस का तो आपका है, बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सारदय के हृदय में कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हड़दंगा। हास्य रस का उदाहरण दिया हुआ है, सिंपल वाले मैंने आपको दिया हुआ है, साथ ही रौद्र रस भी आपको पढ़ लेना है। तो मैंने आपको मेहनत किसमें करनी है, परिभाषा तो एक ही है सबकी, उदाहरण बस आपको क्या है थोड़ा पढ़ के रखना है। इसी बार से आपका करुणा रस के दिया हुआ है, साथ ही आपके 10 रस होते हैं, 10 रस के स्थायी भाव जरूर नाम जरूर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट में अक्सर यहाँ क्वेश्चन आपसे बनता है। तो 10 रस के स्थायी भाव जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि जिन विद्यार्थियों को याद है तुरंत अभी क्या है कमेंट बॉक्स में आपका है 10 रस के नाम, उनके स्थायी भाव जल्दी सामने लिखकर कमेंट कीजिए। दोस्तों आपका मुहावरे लोकोक्ति से भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो मुहावरे लोकोक्ति क्या होते हैं ये आपको जरूर तैयार करके रखना है। ऑब्जेक्ट में तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9 2 11 का मतलब भाग जाना, अकल का पत्थर यानी बुद्धि भ्रष्ट होना, इस टाइप से पूछ लिया जाता है। बाकी क्वेश्चन अगर पूछे तो आपका मुहावरे लोकोक्ति में अंतर आता है। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तैयार कर लीजिए। कितना शॉर्ट में कितना सिंपल आपका दिया हुआ है। मुहावरे एक वाक्यांश होता है, मतलब वाक्य का एक अंश होता है छोटा टुकड़ा,
लोकोक्ति अपने आप में क्या पूर्ण होते हैं, पूर्ण वाक्य होती है। जो मुहावरा होता है आकार में क्या छोटा होता है, क्योंकि वाक्य कई अंश हैं इसलिए छोटा होता है। लोकोक्ति का आकार बड़ा होता है क्योंकि पूर्ण वाक्य युक्त होता है। इसका प्रयोग क्या हम स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं, यानी मुहावरा अगर यूज करना है सिंपल कह दिया जाए तो उसके कई सारे अर्थ निकल पाते होंगे, तो वो किसी ना किसी जब भाग में फिट करेंगे तब पता चलेगा इस मुहावरे का क्या अर्थ है। क्योंकि लोकोक्ति में क्या अगर स्वतंत्र हम प्रयोग कोई कर देते हैं तो भी हमें पता चल जाएगा इसका क्या अर्थ होता है। तो ये सिंपल आपका दिया है। 3 आपको नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी। तो मुहावरे और लोकोक्ति में 3 अंतर याद करके रखना है। इसके बाद आपको अलंकार और छंद से आपका 2 नंबर क्वेश्चन आना है, फिक्स ही है। ओके, 5 आपके अलंकार, एक सांगरूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संधि अलंकार, तो इनकी आपको परिभाषा उदाहरण तैयार करना चाहिए। ओके, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर क्या उदाहरण लिखना जरूरी? भैया उदाहरण ही आता है, उदाहरण के नंबर मिलते हैं। कई बार केवल आ जाएगा संधि अलंकार का उदाहरण लिखिए 2 नंबर में, इतना भी ऐसा कई बार पूरा लिख कर आता है संधि अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। ओके, उदाहरण तो मेन होता है, मतलब उदाहरण के बिना आपका काम नहीं चलेगा। ओके, इसलिए आपको उदाहरण लिखना ही पड़ेगा और याद कर लीजिएगा। ओके, उदाहरण वैसे मेन आपकी उदाहरण में मेहनत होने वाली है तो आपको रटना ही पड़ेगा। ओके, ये आपको रटना ही पड़ेगा। जितने सिंपल वाले थे तो मैंने आपको पहले भी बता ही दिया। ओके, तो विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, मतलब कितना सिंपल मैंने परिभाषा तो आप 2 लाइन में देख सकते हैं। जिस हिसाब से पेपर लिखना है, जैसे लिखना है उसी हिसाब से मैंने पूरा तैयार किया है, बहुत ज्यादा एनालिसिस करके। हुए ये आपके 3 आपने उदाहरण दे दिए। भाई कठिन नहीं हो रहा, सिंपल वाला याद कर लीजिए। फिर व्यतिरेक अलंकार तो ये आपका दिया हुआ। 1 लाइन में इसकी परिभाषा उदाहरण है। तो 5 अलंकार आपको तैयार करके रखना ही है। बोर्ड एग्जाम में भी सेम यही रहने वाला क्वेश्चन, यहाँ से 100% की 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओके, तो छोटे छोटे जो फिक्स हैं 2 नंबर 4 नंबर ऐसे करेंगे तो भी आप आराम से नंबर ला सकते हैं। ओके, अपने 40-50 नंबर 60 नंबर ऐसे ही आराम से आ जाते हैं। ओके, मेहनत रहती है, थोड़ा सा आपको क्या अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो आपके आराम से CMSE स्कोर कर ले जाएंगे। छंद की बात करें तो सोटा छंद, कवित्त छंद आपको पढ़ना है, सवैया छंद पढ़ना है। ओके, और ये इसके बाद आपका नेक्स्ट रहने वाला है रुबाइया छंद में, ये आपका रहने वाला है। इंपॉर्टेंट पूछे तो रुबाइया छंद आपका आ सकता है, तैयार करके रखिए। 4 छंद के, तो 4 छंद पढ़ना, रुबाइया छंद आपका ये दिया हुआ है, जैसे आपको तैयार कर लेना है। सबको मैं पहले अच्छे से समझाया है। ओके, पहले मैंने सभी की वीडियो डाल दी थी, तो आप क्या है हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाइएगा। एक मैंने आपको छंद बेहतरीन तरीके से समझाया, अलंकार समझाया और हिंदी के सभी के टॉपिक आपको समझाए, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिएगा। कवि परिचय की हम बात करते हैं तो कवि परिचय पता ही है 3 नंबर के कवि परिचय आने ही आना है। लेखक परिचय 3 नंबर का आना है। 6 नंबर के या फोकट के 6 नंबर रहता है, थोड़ा सा मेहनत करिए। 2 रचनाएं, भावपक्ष कलापक्ष, साहित्य में स्थान, कवि परिचय से पूछा जाता है। 2 रचनाएं याद कर लेना सभी की, भावपक्ष की 2 लाइन, कलापक्ष की 2 लाइन लिखना और साहित्य में स्थान। ओके, पढ़ना किस किस का? सबसे पहले तुलसीदास, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी। 3 तो देखो तुम रट्टे होने चाहिए। ओके, बाकी रघुवीर से रचना तो कुछ सबकी तैयार कर लेना, 2 से 3 एकदम रट्टे होने चाहिए। भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में, सब मैं आपको पहले ही सब पढ़ा चुका हूँ। ओके, अभी तक वीडियो नहीं देखी जगह जरूर देखिएगा। इसी वीडियो को मैं पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम में आपको इन सबकी वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां जाकर क्या सभी के तैयार कर लीजिएगा। इजी लैंग्वेज में आपको भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान, रचना सबसे समझाया हो। लेखक परिचय की हम बात करते हैं तो भाषा शैली आता है। भावपक्ष, कलापक्ष नहीं लिखा है, लेखक में क्या है भाषा शैली आपको लिखनी पड़ती है। मैंने आपको धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ नायडू, जयंत कुमार। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 3 तो आपको ये तैयार करके रखना है। बाकी 5 ये सबकी रचनाएं आपकी सबकी करना है, रचनाएं 2 रचनाएं सबकी याद होनी चाहिए। बाकी क्या है 3 के तो आपको मैंने क्या है भाषा शैली और साहित्य में स्थान एकदम याद करना होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए। कि पेपर में आए तो सोचना ना पड़े, सीधे आपको लिखना है, क्योंकि भैया इनका आना फिक्स है। ओके, बाकी पेपर में कई बार क्या है इस बार से क्वेश्चन आता है, ये भी आपका टॉपिक है, इसको भी मैंने बहुत बेहतरीन समझाया है। यानी कौन सा टॉपिक है? एक वाक्य परिवर्तन वाला, एक वाक्य शुद्धिकरण वाला, ये 2 टॉपिक और भी है आपके ग्रामर में, तो इनको भी तैयार करना है। 3 नंबर के यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है, 2 नंबर क्वेश्चन भी आ जाता है। ओके, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, अच्छे से अगर नहीं पढ़ा तो जाकर जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, फिर आपसे दिक्कत कहीं नहीं होगी, पूरा कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। बाकी क्वेश्चन किस प्रकार से, राधिका मुझे पानी दो, आज्ञावाचक बनाना है, तो राधिका मेरे लिए पानी लाओ, तो ये आपका आज्ञावाचक बन जाएगा। प्रश्नवाचक बनाना आसान होता है। मोहन कुशाग्र बुद्धि है, प्रश्नवाचक में क्या है क्या लगा देना आगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, प्रश्नवाचक बन जाएगा। तो क्या मोहन कुशाग्र बुद्धि का है, बस इस बात क्या लगाना है आगे, क्वेश्चन मार्क लगाना है, कोई भी किसी सेंटेंस हो प्रश्नवाचक बन जाएगा। ओके, इस बार से पुलिस के आते ही चोर भाग गया, अब संयुक्त वाक्य, तो ये मैंने आपको संयुक्त बात, सरल बात, मिश्र वाक्य कैसे क्या बनाना पड़ता है, ट्रिक मैंने आपको समझाई है, वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वाक्य वाली वीडियो। ओके, तो क्या हो गया, देखिए संयुक्त वाक्य यहाँ पहचान लगानी पड़ती है, तो और पहचान होती है संयुक्त वाक्य। ओके, जो प्रसिद्ध आपकी फेमस वाली जो मैंने संयुक्त वाक्य पहचान अक्सर यूज होती है, वही मैंने आपको वीडियो में सब समझाया है। ओके, क्योंकि इन टॉपिक को इतना ज्यादा शॉर्ट में नहीं समझा पाएगा। तो यहाँ क्या है संयुक्त वाक्य मैंने और लगाकर बना सकते हैं। तो पुलिस के आते ही पुलिस आई और चोर भाग गए, एक सेंटेंस को 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है और बीच में क्या है जो कि कंजक्शन होती है, मतलब बीच में जोड़ने वाला शब्द लगाना पड़ता है। ओके, योजक वाला, तो इसमें और सेट होगा। तो पुलिस आई और चोर भाग गए। इस बार मेरा पुत्र बुद्धिमान नहीं है, निषेधात्मक क्या नहीं लगा के बना सकते हैं, तो मेरा पुत्र बुद्धिमान है, तो मेरा पुत्र बुद्धिमान नहीं है, इस बार से बन जाएगा। तो इस आपका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका वाक्य शुद्धिकरण के लिए आता है, तो ये भी आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड होगा तभी आपसे बन पाएगा। और मैंने ये भी आपको टॉपिक बता चुका हूँ, वाक्य शुद्धिकरण वाला टॉपिक करा दिया है, जितने सिलेक्टेड थे आपके प्रीवियस वाले भी वो कवर किए हैं। वाक्य शुद्धिकरण वाली वीडियो देख लीजिएगा हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाकर।
ओके, तो वाक्य शुद्धिकरण में क्या है, मैंने अनेकों स्थान देखे, तो अनेकों स्थान नहीं, मैंने अनेक स्थान देखे। ईश्वर के अनेकों नाम है, ये कई बार आ चुका है, तो ईश्वर के अनेकों नहीं, ईश्वर के अनेक नाम है। वह भागवान स्त्री है, तो वह क्या है, भागवती है। भागवान क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो भागवती आगे स्त्रीलिंग में। महादेवी वर्मा विद्वान महिला है, तो महिलाओं के जो विद्वान में क्या है, विदुषी होता है, स्त्रीलिंग क्या है, विदुषी शब्द है। विद्वान तो पुल्लिंग शब्द है, तो महादेवी वर्मा स्त्रीलिंग में, तो क्या है आपका विदुषी शब्द यूज करना पड़ेगा। जब विदुषी शब्द हो जाएगा तो वो पता है महिला की यूज होता है, तो महिला शब्द भी हट जाएगा यहाँ से, इस प्रकार से। तो मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में समझाया, तो ये आपको जरूर अच्छे से तैयार कर लेना है। पत्र लेखन चलिए बता देता हूँ शॉर्ट में। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। किस प्रकार से लिखना है बता देना, सिंपल है, पैटर्न आपको मैं दिखाई रहा हूँ। ओके, ये आपका रहने वाला विषय को आपको लिख देना है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक पर यंत्र पर रोक लगाने हेतु। फिर आपको क्या बता देना कि जो मेरी बोर्ड परीक्षाएं हैं बहुत ज्यादा नजदीक आ रही हैं, और ये ध्वनि विस्तारक जो यंत्र हैं वो क्या है, मेरी पढ़ाई में क्या व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ओके, जिससे क्या है, छात्रों का भविष्य क्या संकट में जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि क्या परीक्षा काल तक क्या ध्वनि विस्तारक जो यंत्र उन पर रोक लगाने की कृपा करें। बस जो मैंने आपको समझाया, ऐसे बस माइंड में थोड़ा सा आपको रखना है, फिर आप आराम से लिख सकते हैं। ओके, लैंग्वेज भी देख सकते हैं। और इसके बाद क्या है, मोहल्ले में अनियमित सफाई के संदर्भ में, कि मोहल्ले में क्या सफाई नहीं हो रही है, तो नगर पालिका अध्यक्ष को या नगर निगम का अध्यक्ष को आपको पत्र लिखना है। तो सिंपल आपको बता देना कि मैं इस जैसे गांधीनगर, कोई भी आपको क्या है मोहल्ले का आप नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ क्या है, मैं आपका ध्यान जो गंदगी मेरे मोहल्ले में फैली उसके ऊपर करना चाहूंगा। यहाँ से गंदगी से क्या है, मच्छरें उत्पन्न हो रही हैं, जिससे क्या है लोगों का है जीवन संकट में हो सकता है, विभिन्न प्रकार की उन्हें क्या बीमारियां हो सकती हैं। ओके, उनका स्वास्थ्य क्या संकट में पड़ सकता है लोगों का। अतः निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ क्या सफाई करा दें, इस टाइप से आपको लिख देना है। इसके बाद अगर आपके अनौपचारिक पत्र लेखन भी रहता है, तो अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी दीजिए। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, आपको एक पिताजी को अपने पत्र लिखना है, तो इसमें क्या है, एड्रेस लिखना पड़ता है, दिनांक डालना पड़ता है, फिर इसमें विषय वगैरह तो लिखना ही पड़ता है, डायरेक्ट आपको स्टार्ट कर देना पड़ता है। ओके, तो इस बार से आपको लिखना है। तो देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, आपको बताना कि आपकी परीक्षा की तैयारी हुई कैसी चल रही है, तो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा कठिन है नहीं है। ओके, इंग्लिश में दिक्कत होती है तो मुझे बस एक एक चीज समझानी पड़ती है, किस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। हिंदी में तो आप पढ़ेंगे ही, कंटेंट बस की आपको दिक्कत होती है, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को आपको बधाई पत्र के लिए अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपको बताना है कि आपको बधाई पत्र देना है। कि आपको बता देना, जब मैं पेपर पढ़ा था, देखा कि तुम्हारा रिजल्ट देखा, मुझे क्या है, जब तुम्हारा रिजल्ट देखा तो मुझे क्या है बहुत ज्यादा खुशी हुई, और मैं क्या है तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। तुम इसी बार से क्या है उन्नति करो, और क्या है देश को और मतलब स्कूल को और क्या है गौरवान्वित करो, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अपने बड़े भाई के या अपनी बड़ी बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आपको क्या है एक निमंत्रण पत्र देना है। ये आप देख सकते हैं, बता देना है किस प्रकार से निमंत्रण पत्र आपको लिखना है, सिंपल आपका दिया हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको पूरा रिवीजन करा दी, सभी टॉपिक को एकदम शॉर्ट आउट में बता दिया। ओके, अभी तो हम क्या है बोर्ड एग्जाम के लिए डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे, मैं एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, याद भी करा दूंगा। ओके, लेकिन अब आप लोग प्री बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर फास्ट रिवीजन का टॉपिक बता दिया है। बात करें निबंध लेखन की, तो पर्यावरण प्रदूषण का, विद्यार्थी जीवन अनुशासन का कर लीजिएगा। ओके, तो ये और साथ ही कंप्यूटर का तैयार करके रखिएगा, कंप्यूटर के हमारे दैनिक जीवन क्या उपयोग है, तो एक टेक्नोलॉजी से संबंध आपको रखना है। तो ये 3 से 4 टॉपिक आप निबंध तैयार करके रखिएगा, इन्हीं में अक्सर पूछा जाता है। आप गद्यांश पद्यांश तो क्या प्रैक्टिस से होता है और आपसे बन जाएगा सिंपल, उसी में क्वेश्चन को देखकर आपको क्या है मतलब पर को आपको क्या पढ़कर उसी से आंसर आपको छांट कर लिखने पड़ते हैं। ओके, बात आती गद्य की पद की संदर्भ प्रसंग व्याख्या चैप्टर को अगर आपने ओके सभी चैप्टर जितने भी आपके चैप्टर हैं उनके चैप्टर के नाम और उनके राइटर को नाम याद करके रखने हैं। जैसे पहला चैप्टर है तो किसने लिखा, आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा। तो ऐसे आपको दोस्तों याद करना है, कवितावली तुलसीदास ने, तो ये आपको याद करके रखना है। इसके साथ ही ओके, और हमने चैप्टर को सबको समझे हैं तो आप क्या संदर्भ प्रसंग व्याख्या के लिए आराम से आप क्या व्याख्या में 3-4 लाइन लिख सकते हैं। संदर्भ प्रसंग तो आपको बनी जाएगा, उसमें क्या राइटर का नाम लिखना है, कहाँ से दिया गया ये बताना पड़ता है, बाकी मैं अलग से पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा। तो मैंने आपको सुपर फास्ट रिवीजन करा दिया है अच्छे से, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों क्या है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर जानकर रखिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहा है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप क्या प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं हिंदी सब्जेक्ट की बोर्ड एग्जाम के लिए, तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर शेयर के हिंदी के कोर्स के बारे में जानकारी लेकर हिंदी के कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।